गरीब बेटी पकौड़ी वाली। एक गांव में चरणदास नाम का एक छोटा व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी थी मनोरमा, उनकी इकलौती बेटी थी चंद्रिका, जिसकी उम्र 18 साल की थी। चरणदास की बड़ा बाजार में एक छोटी सी पकौड़ी की दुकान थी। चरणदास एक दिन दुकान पर बैठा पकौड़ी बनाकर बेच रहा था। तभी वहां एक कार आकर रुकी। उसमें से एक बड़ा आदमी उतरा और दुकान के पास आया। उनको देखते ही बेंच में बैठे पकौड़ी खाने वाले कुछ लोग उठकर खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम करने लगे। उस व्यक्ति ने भी इन सबको प्रणाम किया। भैया जरा पकौड़ियों का पार्सल बना कर देना, कहकर पैसे दिए। चरणदास पकौड़ियों की पोटली बना रहा था कि वो व्यक्ति, मेरी पोती को तुम्हारे पकौड़े बहुत पसंद हैं भैया। बहुत खुशी हुई सर। आप इससे भी पहले कभी मेरे दुकान से पकौड़ी लेके गए हैं क्या सर? नहीं भैया, परसों मेरी पत्नी आई थी इस तरफ, तब उसने तुम्हारी दुकान से पकौड़े खरीदे और मेरे पोती को दिए। वो पकौड़ी खाकर मेरी पोती बहुत खुश हुई। वो हर रोज पकौड़ी खाने की जिद करती रहती है। वैसे हमारी धर्मपत्नी को भी तुम्हारी पकौड़ी बहुत पसंद है, कहकर उसने पोटली लिया। फिर कार में बैठकर चला गया। तब वहाँ खड़े लोगों में से एक व्यक्ति, भैया तुम जानते हो ये कौन है? वो यहाँ के तहसीलदार हैं। भाई तुम्हारी तो किस्मत चमक गई। फिर घर जाकर चरणदास अपनी पत्नी से, आज मेरे दुकान पर तहसीलदार जी आए थे, उन्होंने मेरी पकौड़ियों की खूब तारीफ की और 100 रुपए की पकौड़ी ले गए, यूं कहा गर्व के साथ। ठीक है, अब ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। वो कौन सा हर रोज आकर तुमसे 100 रुपए की पकौड़ी लेकर जाएगा? अब और कितने दिन यूं ही घर चलाते जाओगे? अरे चंद्रिका की शादी की उम्र हो चली है, अगर उसके हाथ पीले कर दे तो बाद में हम दोनों बेशक बिना रोटी खाए सिर्फ पकौड़ियाँ खाकर गुजारा कर सकते हैं। मैं क्या करूं भगवान, पकौड़ी बनाने के सिवा मैं कोई और धंधा करना भी तो नहीं जानता। तो फिर इस धंधे को आगे क्यों नहीं बढ़ाते पिताजी? एक काम करते हैं पिताजी, एक थैला लेकर गली गली घूमकर पकौड़ियाँ बेचते हैं, तब ज्यादा कमाई होगी। कल से मैं भी आपके साथ बिजनेस करती हूँ। अरे तुम क्या करोगी? तुम्हें तो ठीक से खाना भी बनाना नहीं आता, अब तुम पकौड़ियाँ कहाँ से बेचोगी? पकौड़ियाँ मैं नहीं बनाऊंगी माँ, पिताजी के बनाए हुए पकौड़ियाँ खाने के लिए तो लोग दूर दूर से आते हैं। पिताजी पकौड़ियाँ बनाएंगे और मैं गली गली जाकर पकौड़ियाँ बेचूंगी, तब अपना धंधा दोनों जगह चलेगा। एक तो दुकान पर और गली गलियों में मैं ठेले पर बेचूंगी, पैसे भी तो ज्यादा आएंगे ना माँ। अरे बेटी, तुम लड़की हो, ऊपर से शादी की उम्र हो चली है, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? क्या ये तुमसे हो पाएगा? क्यों माँ, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? अरे तुम ही देखते रहना, मैं पिताजी से 2 गुना ज्यादा बेचूंगी। फिर उसने एक ठेले को किराए पर लिया। उस दिन चरणदास ने पकौड़ियाँ बनाए, फिर उन्हें बड़े से बर्तन में डालकर उसे ठेले पर रखकर, ध्यान से जाना बेटा। चंद्रिका ठेले को धकेलते हुए जाने लगी। पकौड़ियाँ ले लो, पकौड़ी, गर्मा गर्म पकौड़ी, स्वादिष्ट पकौड़ी। एक घर के बाहर एक छोटी सी बच्ची दौड़ी दौड़ी आई और गेट के पास आकर, मुझे पकौड़ियाँ चाहिए। चंद्रिका ने पकौड़ियों की पोटली बनाई और उस लड़की को दिया। उस लड़की ने पकौड़ी को मुंह में रखा। अरे वाह, सेब पकौड़ी, दादाजी दादाजी, कह के चिल्लाने लगी। तब घर के अंदर से तहसीलदार बाहर आया। क्या हुआ बेटे, क्यों चिल्ला रही हो? दादाजी आप जो लाए थे ना पकौड़ियाँ, ये बिल्कुल वैसे ही है, कहकर उन्हें 2 टुकड़े दिए। तहसीलदार उसे खाकर, अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। क्यों बेटे, ये तो बड़े बाजार में जो आदमी पकौड़ियाँ बनाता है, इसका स्वाद बिल्कुल वैसा ही है। चंद्रिका मुस्कुराते हुए, नमस्ते सर, ये वही पकौड़ियाँ है, मैं वो पकौड़ियाँ बनाने वाले की बेटी हूँ। तब उन्होंने अपने जेब में से पैसे निकाल कर दिए। बहुत खुशी हुई बेटा, तुम हर रोज इसी वक्त आकर हमें पकौड़ियाँ देना।
जरूर सर। कहकर बच्ची के सिर पर हाथ फेरते हुए वहाँ से चली गई। फिर पकौड़ी ले लो, गर्मा गर्म पकौड़ी। कहकर वहाँ से जाने लगी। एक दिन चंद्रिका उस बच्ची के घर के बाहर जाकर पकौड़ी ले लो, गर्मा गर्म पकौड़ी। कहकर आवाज देने लगी, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। ये क्या, ना बच्ची आई ना कोई और। यूँ सोचते हुए वो घर की ओर देखने लगी कि तभी घर के अंदर से बहुत जोर से किसी के मारने की आवाज और दूसरे जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी। अंदर कुछ गुंडे तहसीलदार को मार रहे थे। इतने दिनों से हम कह रहे थे कि उन कागजों पर दस्तखत कर दो और वो जमीन हमारे नाम कर दो, और तुम हो कि मना करते हो। प्यार से समझाए तो नहीं समझ सकते। अरे बुढ़े, कर दे दस्तखत, कहकर उसे मारने लगे। वो चीखना चिल्लाना चंद्रिका के समझ में नहीं आया और वो देख रही थी। तभी घर के अंदर से बच्ची रोते हुए बाहर आई। उसके पीछे एक गुंडा दौड़ता हुआ आया और बच्ची कहाँ जा रही है, रुको रुको, कहकर आते हुए उसे देखा। चंद्रिका ने फौरन उस बच्ची को उठाया और उसे ठेले पर रखकर वहां से भागने लगी। पीछे वो गुंडा रुको रुको कहकर चिल्लाता हुआ दौड़ रहा था, लेकिन चंद्रिका बिना रुके सीधा उस ठेले को लेकर पुलिस स्टेशन के पास गई। वो बच्ची को लेकर पुलिस स्टेशन के अंदर दौड़ी। फिर जो कुछ हुआ वो सब उसने इंस्पेक्टर को बताया। तुरंत पुलिस बाहर दौड़े। फिर सब गुंडों को पकड़कर लॉकअप में डाला और उन्हें खूब मारा पुलिस ने। तभी तहसीलदार पुलिस स्टेशन पहुंचे। अपने दादाजी को देखकर वो छोटी सी बच्ची दादाजी कहकर उनके पैरों से लिपट गई। डरने की कोई बात नहीं है बेटा, मैं आ गया हूँ ना, रोना नहीं बेटे, कहकर बच्चे को सहलाने लगा। फिर तहसीलदार चंद्रिका से, बहुत बहुत धन्यवाद बेटे, तुमने बहुत हिम्मत करके हमारी जान बचाई है, हम तुम्हारे आभारी हैं। अब से तुम भी मेरी पोती हो, अब तुम्हें पकौड़ियाँ बेचने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हारी जिंदगी की जिम्मेदारी मेरी है। बिल्कुल सही कहा सर, इसी के वजह से हम सही समय पर जाकर उन गुंडों को पकड़ पाए। हैट्स ऑफ चंद्रिका। घमंडी बेटा ब्रेकिंग कार। अशोक मिश्रा एक धनवान था। उसके 2 बच्चे थे, राम मिश्रा और रंजीत मिश्रा। वे दोनों अलग अलग स्वभाव के थे। राम मिश्रा खूब पढ़ाई करके डिग्री फाइनल ईयर तक पहुंचा और रंजीत मिश्रा हर बार फेल होता था और डिग्री के फर्स्ट ईयर में पहुंचा। उसके 2 दोस्त थे, मही और अर्जुन। वो हमेशा जुआ खेलता रहता था, क्रिकेट बैटिंग करता था, शराब पीता था और अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता रहता था। एक दिन घर पर सब मिलकर भोजन कर रहे थे। पिताजी अशोक अपने बड़े बेटे राम से, क्यों बेटे, डिग्री के बाद तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम मेरा बिजनेस संभाल लोगे? फिलहाल मैं मनी मार्केट में एंटर करके अपना दिमाग खराब नहीं करना चाहता पिताजी, मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। और तुम्हारा क्या है बेटा, कम से कम इस साल डिग्री फर्स्ट ईयर पास करोगे कि नहीं, या यहीं बैठे रहोगे? नालायक, अगर इस बार डिग्री फर्स्ट ईयर तुमने पास नहीं की तो दुकान में तुम्हें मुनीम लगा दूंगा। नालायक कमबख्त, अपने बड़े भाई को देखो, वो खूब पढ़ाई करके बड़ी बड़ी नौकरी करके घर का नाम रोशन करना चाहता है, और एक तुम हो। वैसे ये सब दोष तुम्हारी माँ का है, बहुत लाड़ प्यार से जब भी तुमने पैसे मांगे तुम्हें देकर तुम्हें बिगाड़ दिया है उसने। अब बीच में मुझे क्यों घसीटते हो? तो क्या तुम चाहते हो कि वो बहुत बड़ी पढ़ाई करके गांव छोड़ के दूर शहर में जाकर बसे? आप देखते जाओ मेरा बेटा रंजीत इस बिजनेस को कितना डेवलप करेगा। पिताजी को यूं अपमान करते हुए देखकर रंजीत को हमेशा की तरफ बहुत गुस्सा आया। वो बाद में जाकर अपने दोस्तों से मिला। जब देखो मेरे पिताजी मेरे भैया की ही प्रशंसा करते रहते हैं, और मेरा भाई समझता है कि वो एक अकेला ही है जो बहुत होशियार है, उसे बहुत घमंड है। मैं स्पोर्ट्स में बिजी था इसलिए पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाया, वरना मैं तो उससे अच्छा पढ़ सकता हूँ और उससे ज्यादा मार्क्स ला सकता हूँ। यार माही, ये रंजीत ने स्पोर्ट्स कब खेला?
अरे अर्जुन, तू ये बेकार का सवाल कर रहा है। ताश खेलना, कैरम बोर्ड, क्रिकेट बैटिंग, ये सब स्पोर्ट्स नहीं है तो और क्या है? हाँ यार, तू सच कह रहा है। अरे यार तू ठहर जा, रंजीत का मूड ठीक नहीं है आज। हाँ यार, आज मेरे पिताजी ने राम के सामने मेरी बहुत बेइज्जती की यार। अरे रहने दे यार, राम तो आखिर तेरा भाई है, पर हाँ हमेशा तेरा अपमान करना बहुत गलत है यार। अरे ठीक है यार, चलो बाहर जाकर थोड़ा बियर पीते हैं, तभी अपना मूड ठीक होगा। हाँ यार सच है, चलो बियर पीते हैं। कहकर सबने मिलकर बियर पिया। एक दिन एग्जाम्स के रिजल्ट्स घोषित किए गए। हमेशा की तरह राम एग्जाम पास हो गया, पर रंजीत फेल हो गया। अशोक अपने बेटे राम से, राम, तुम्हारे एग्जाम के पास होने की खुशी में मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ, जरा देखना तो, चलो मेरे साथ। कहकर राम को घर के बाहर ले गया। वहाँ पर एक नई कार चमक रही थी। थैंक यू पिताजी। ये देखकर रंजीत अपनी माँ से, देखा माँ, पिताजी ने राम को कार खरीद कर दिया है। क्या करे बेटा, तुम फिर से फेल हो गए। अब मैं इस मामले में क्या कर सकती हूँ? ये सुनकर रंजीत को और गुस्सा आया। बाद में राम घर से जाते हुए, माँ, मैं मंदिर जाकर कार की पूजा करके आता हूँ, पिताजी पूछें तो उन्हें बता देना। यूं माँ से कहकर वो अपने कार में चला गया। रंजीत और उसके दोस्तों ने छिपकर ये सब देख लिया। तुरंत वो तीनों अर्जुन के बाइक में बैठे और वो राम का पीछा करने लगे। राम थोड़ी दूर आगे जाकर मंदिर के बाहर उसने कार को रोका और मंदिर के अंदर गया। तब माही, अर्जुन और रंजीत ने मिलकर डंडों से उस कार की खूब धुनाई की। कार के शीशे तोड़ दिए, सीट फाड़ दिए। तभी मंदिर से बाहर आकर राम ने ये सब देखा। उसने माही और अर्जुन को जोर से मुक्का मारा। रंजीत के हाथों से उसने डंडे को छीना और, अरे भाई, तू पागल हो गया क्या? जो कार पिताजी ने प्यार से लाकर दिया है, तुम उसका यूं नाश कर रहे हो, कहकर डांटा। तब रंजीत गुस्से में, उन्होंने तुम्हें प्यार से लाकर दिया है, इसीलिए इसका सत्यानाश कर रहा हूँ। अरे उन्होंने कभी मुझे बेटे की तरह प्यार भी किया है? नहीं रंजीत, तुम पिताजी को गलत समझ रहे हो। उन्हें हमेशा तुम्हारे भविष्य के बारे में और तुम्हारे बारे में ही चिंता लगी रहती है। वो मुझसे हमेशा यही कहते रहते हैं कि गलत संगत के कारण तुम अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो, वरना तुम मुझसे भी बड़ा डॉक्टर या इंजीनियर बन सकते हो। उन्हें हमेशा तुम्हारी चिंता लगी रहती है रंजीत। हमेशा यही कहते रहते हैं कि माँ तुम्हें बहुत लाड करती है, और अगर उन्होंने भी लाड करना शुरू कर दिया तो तुम और बिगड़ जाओगे, इसीलिए वो हमेशा तुम्हें डांटते रहते हैं। बस, वरना उन्हें तुमसे बहुत प्यार है भाई। वो सबसे यही कहते रहते हैं कि जब से तू पैदा हुआ है उनका धंधा खूब चलने लगा है। सच भाई? हाँ भाई, माँ कसम। तब रंजीत की आंखों में आंसू भर आए। वो अपने आंसू को पोंछते हुए, माफ कर देना भाई, मैंने तुम्हारी नई गाड़ी बिगाड़ दी। कोई बात नहीं भाई, तुम बदल गए, यही काफी है। हम मंदिर आए, अच्छा ही हुआ, कार के इंश्योरेंस है। चलो घर चलते हैं। ये सब देखकर माही और अर्जुन भी बहुत खुश हुए।